हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वन शॉट लेक्चर। इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने 2 घंटे 20 मिनट लगे थे, लेकिन एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश किया था। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा लेक्चर, अरे बेटा वो इतना बड़ा चैप्टर है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको मैंने एकदम समरी बना के 2 घंटे 20 मिनट का जो लेक्चर दिया उसमें पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आ गए हैं। ये चैप्टर जो है उतना बड़ा नहीं है जितना डिफरेंशिएशन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था। काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ पार्ट्स इसके डिलीट हो गए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता, वो ऐसे ही पढ़ते चले जाते। तो यार स्मार्ट स्टडी करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एकदम समरी के साथ सब कुछ बताऊँगा और कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। जिन बच्चों की ये जो पूरा चैप्टर पहले बच्चों ने तैयार कर लिया था उसका एक रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यार आप लोग शेयर नहीं करते लेक्चर्स को, शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों में। आओ चलो इस चैप्टर की समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो वन शॉट लेक्चर में सबसे पहले मैं समरी बताता हूँ पूरे चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर की बात करेंगे, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका नाम है, जिसका वन शॉट लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 3 था उसका नाम था यहाँ पर IN, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, जैसे ये इंटीग्रेशन सिंबल है, यहाँ पर fx dx है। अगर कोई एक इंटीग्रेशन आई हम लेते हैं इस तरह से, सो इनडेफिनेट मतलब क्या था कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है कुछ लिखा नहीं होता। डेफिनेट में यहाँ पर लिखा होता है, जैसे 0 से लेके 2 इस तरह से, यानी मिनिमम लिमिट 0 मैक्सिमम लिमिट 2, यानी इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सपोज मैं कोई एक फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये कोई एक फंक्शन है, सपोज इस तरह से ये फंक्शन है और मुझे बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करो या इसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का एकदम एक छोटा सा पार्ट जो है इस तरह से, एकदम एक छोटा सा पार्ट जो है वो डेरिवेटिव लेना, मतलब उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो फाइंड आउट करना। ये इस पूरे फंक्शन का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, यानी डिफरेंशिएशन किया तो डेरिवेटिव आ गया। इंटीग्रेशन क्या होता है कि ऐसे समझो छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं इस तरह से, पार्ट से मतलब बहुत सारे। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि सभी को प्लस करके एक साथ कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, और डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कोई एक बड़ा फंक्शन है, कोई पार्ट है, उसमें से एक छोटा पार्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। याद रखना है। इसीलिए क्या है, देखो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उसका उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन का उल्टा किया तो डेरिवेटिव आता है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे। अभी इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट होता है, इंडेफिनिट और एक डेफिनेट होता है। ये क्या है, डेफिनाइट। इनडेफिनेट मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं इंटीग्रेशन इस सिंबल से दिखाता हूँ, एक्चुअल में आप जो ये समीशन करते हो ना, ये और ये दोनों एक ही है। समीशन करना मतलब भी होता है टोटल करना, इसका मतलब भी होता है इंटीग्रेट करना मतलब टोटल करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, सपोज ये fx dx ये है, ये भी fx dx है। डेफिनेट में क्या होता है, हम यहाँ से लिमिट दे देते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि सपोज 0 से लेके 5 ये लिमिट दे दिया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसमें जो ये x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू कम से कम 0 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगी, 5 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। तो इसको इंटीग्रेट करने का हमने एक लिमिट दे दिया। समझो यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सो ऑन। तो अगर मुझे इसमें जो ये पार्ट से इंटीग्रेट करना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करूँगा, मैं 0 से लेके 5 तक, 0 कहाँ है देखो यहाँ से, 5 कहाँ यहाँ तक, मतलब इतने पार्ट्स को ही मैं इंटीग्रेट करूँगा या टोटल करूँगा। समझ में आ रहा है, जितना मैं ये कर रहा हूँ ना कलर, सिर्फ इतने पार्ट्स को ही मैं करूँगा, ये वाला नहीं करूँगा। ये किस में, डेफिनेट में। इनडेफिनेट क्या बोलता है, इनडेफिनेट कि जैसे इंटीग्रेशन fx dx, यहाँ कोई लिमिट नहीं होता था, 3rd चैप्टर में कोई लिमिट नहीं था, तो उसके अंदर हम कोई वैल्यू जो x की कोई वैल्यू नहीं रखते, एक जनरल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का लगाते हैं। और ये समेशन होता है, इसमें भी ऐसे लिखते हैं, देखो i = 1 एंड यहाँ पर 5, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगा 5 तक, जैसे यहाँ 0 से 5 तक है। तो इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। तो ये
डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क हो गया। चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, शुरू करने के पहले चैप्टर की मीनिंग हर बार मैं आपको बताता हूँ, इस बार भी मैंने बताई है। अब ये जो चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप समझ ही गए, इस तरह से कुछ ना कुछ लिमिट दी होगी हर बार। ये जो इंटीग्रेशन सिंबल है यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा होगा, उससे आप समझ जाओगे कि ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसकी समरी की बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। तो बेटा इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जो एक्सरसाइज 4.1 है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। जो दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, फंडामेंटल क्वेश्चन को, और प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करके जो क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पर जो आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 मिलेगा, ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसके अंदर कुछ 45 क्वेश्चंस है। ओके 15 15 15 इस तरह से 3 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चंस है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें रिडक्शन फॉर्मूले, रिडक्शन फॉर्मूले, अब यहाँ पर ये एक टाइप का फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कोविड की वजह से कुछ चीज़ें निकल गई है, तो क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। जबकि मैंने जब ये चैप्टर सिखाया था तो ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ था, लिमिट एज अ सम वाला। बहुत से बच्चे बोले थे सर हम पढ़े कि नहीं पढ़े, तब डिलीट नहीं हुआ था ना, तो मैंने पढ़ा दिया था। तो आप ये नहीं पढ़ोगे 4.1 तो भी चलेगा। ये जो तीसरा है रिडक्शन फॉर्मूले, ये भी नहीं करना है, इसके बेसिस पर तो कोई एक्सरसाइज भी नहीं था, बट लास्ट में ये पार्ट है। तो करना क्या है, ओनली सेकेंड वाला जो ये पार्ट है, ओके कौन सा पार्ट है, ये सेकेंड, जिसमें हम फंडामेंटल थियरम्स अप्लाई करेंगे, फंडामेंटल कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की और प्रॉपर्टीज की तैयारी करेंगे। तो बस यही एक चैप्टर है जिसके अंदर अभी आपको समझ में आ गया कि सिर्फ 4.2 ये एक्सरसाइज करना है, बट इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों में 15-15 मतलब 45 क्वेश्चन है। उतना अगर करते हो तो आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। तो अभी इसको और डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा मैं अभी बताना चाहूँगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, बेसिक मेथड टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालने तो आपको आता ही है, वही मेथड आप यहाँ भी यूज करोगे जो तीसरे चैप्टर में आपने इनडेफिनेट में यूज किया था। फॉर्मूले सारे इंटीग्रेशन के ही यूज करेंगे। जैसे आपने 3rd चैप्टर सीखा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका ही एक स्टेप आगे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। वहाँ के सारे कंसेप्ट, वहाँ के सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज करोगे। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, सिर्फ यहाँ पर कुछ लिमिट दिया है, जैसे 0 to π/2, ये जो लिमिट दिया है, इस लिमिट की वैल्यू x की जगह लास्ट में हमें रखना है। वो कैसे रखना है मैं अभी बताऊंगा। अब जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन है फर्स्ट, i = इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन लिया जाए। देखो जनरली क्वेश्चन बड़ा आसान भी आ सकता है। एक समझो, मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। i = सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है x³ + 2 और हमें बोला गया इसका इंटीग्रेशन निकालो एंड जो लिमिट दी गई 0 से लेके 2। एकदम सिंपल पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कैसे करोगे। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, i = इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, इस तरह से x³ के पास गया, dx भी आ गया वहाँ से, फिर इंटीग्रेशन 2 और dx आ गए, ये 0 से लेके 2 है। लिमिट हमेशा इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, इस चैप्टर में हर बार इंटीग्रेशन साइन के ऊपर लिमिट लिखना पड़ेगा। तो होगा क्या, i = x की, अभी पहले इंटीग्रेशन निकाल लो, x³ x⁴n है तो x⁴ 3 + 1 4/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 2 के साथ कुछ नहीं है, x नहीं है तो x आ जाएगा 2x। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला पिछले चैप्टर जैसा कर दिया, इस लिमिट का क्या करें। यहाँ पर आप एक जो क्लोज ब्रैकेट बना दो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दो, और ये जो लिमिट है इस तरफ लिख दो 0 से 2, यहाँ भी लिखोगे 0 से 2। अब देखो ये नया तरीका है इस चैप्टर में, बस यही नया करना है। और क्या करोगे, जहाँ भी x है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखो 2, जैसे कि यहाँ पर मैं x की जगह रखता हूँ। एक सिंपल काम पहले ये कर सकते हो कि आप इसमें से 1/4 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x⁴, इसकी लिमिट है 0 से 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाहर, ओके
जो वेरिएबल है सिर्फ उसको रखो 0 से 2। अब यहाँ पर 1/4 इस ब्रैकेट में x की जगह एक बार 2 रखो, 2⁴, फिर हमेशा माइनस करने का। अपर लिमिट रख दिया x की जगह पर, फिर माइनस करो। फिर ये जो लोअर लिमिट है नीचे उसको रखो x की जगह 0⁴, इस तरह से। फिर 2 x की जगह एक बार ऊपर वाला लिमिट रखो 2, तो 2 माइनस एक बार x की जगह ये नीचे वाला 0 रखो। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1/4, 2⁴ क्या होता है, 2 2 4, 4 4 16 और माइनस 0⁴ 0, तो ये 16 हो गया। प्लस 2 - 0 2, 2 2 4, 4 से 16 कट गया, 4 4 16, 4 1 4 + 4 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू सॉल्व होके आ गई। यहाँ पर आप देखोगे जो भी आई था उसकी लिमिट हमने दी थी 0 से लेके 2 तक। तो इनडेफिनेट में क्या होता था, जो आंसर आता था ना इनडेफिनेट में, वो x के टर्म में ही या कुछ तो आता था। यहाँ पे क्या है, जो इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो वो x के टर्म में यहाँ पर आया है, बट ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने की वजह से आपको एक नंबर मिल जाएगा, बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये बेसिक तरीका होता है कोई भी जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी समझो इसी में एक मैं थोड़ा सा ट्रीगो वाला कंसेप्ट लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर i इज इक्वल टू 0 to π/2 है और cos क्यूब dx इस तरह से दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इंटीग्रेशन में कभी भी याद रखो, ये जैसे cos क्यूब है, साइन क्यूब है, तो ऐसे, या cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज करके उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, देखो cos 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 43 फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो क्या था 43 फॉर्मूला, cos 3x है तो 4 और 3 लिख दो, दोनों के साथ cos लिख दो, यहाँ पर cos लिख दो cos x, और जहाँ पर 4 है उस cos में क्यूब दे देना, 3 है उस cos में कुछ मत देना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे तो cos क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले से मैं क्या करता हूँ कि cos क्यूब निकालने के -3 cos x यहाँ पर आएगा, तो ये है cos 3x और -3x इसके पास आया तो +3 cos x इक्वल के इस साइड क्या बच गया, 4 cos क्यूब x। मैं देखो रीअरेंज कर रहा हूँ, इस तरफ लिख रहा हूँ cos क्यूब x, इसके साथ क्या था 4 को यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/4, 4 को इस तरफ लाए तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस cos 3x के फॉर्मूले से cos क्यूब x को निकाल के लाया है। ओके, इससे क्या हो गया कि जो ये फंक्शन अब नया बना ना cos क्यूब का फॉर्मूला, उसमें कोई पावर नहीं है, तो इजीली हम उसका जो आंसर निकाल लेंगे। i इज इक्वल टू 0, ये लिमिट लिखना मत भूलना, लिमिट लिखना भूल गए मार्क्स कट जाएगा बेटा। cos क्यूब x को ये कर दो 1/4, फिर क्या है cos 3x प्लस 3 cos x, और यहाँ पर क्या आ गया dx। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब आगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों के पास लेके जाएंगे। थोड़ा सा मैं अभी नीचे लिखता हूँ यहाँ पर ना, जगह नहीं होने की वजह से ये कर दिया ना सब, इसलिए। सो i इज इक्वल टू, बेटा देखो ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन पहले ये ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीग्रेशन पहले cos 3x के पास चला गया, ये dx भी आ जाएगा जैसे कि आपको मालूम है, फिर प्लस इंटीग्रेशन गया 3 cos x के पास, ओके, और dx इसके पास आ जाएगा। ये जो लिमिट है 0 to π/2 वो देना ही पड़ेगा हर बार, 0 to π/2। बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो ये आ चुका है। अब ये 1/4 दोनों के लिए, इन दोनों के लिए 1/4 मैंने कॉमन लिया, 1/4। अब ये क्या होगा, cos 3x का इंटीग्रेशन। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और यहाँ पर x के बदले 3x है, ये c से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो माइनस नहीं देंगे। और लेकिन यहाँ पर x के बदले 3x था, तो 3x का अगेन डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 3। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड, इसके जो अगेन डेरिवेटिव निकाले उससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, है ना, 3x का डेरिवेटिव 3 उससे डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन निकल गया, इसका जो लिमिट है इसे बॉक्स बनाओ और 0 to π/2 यहाँ पर दे दो। अब ये जो 1/4 इसके लिए था, ये 1/4 को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें कर, देखो यहीं पर क्या होता है, हमारे से मिस्टेक हो जाती है। ये 1/4 सिर्फ इसके लिए नहीं था, ये बड़ा ब्रैकेट इसके लिए भी है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, या तो 1/4 को समझो इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसको आगे लेके दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 3 है उसको भी बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और ये c से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए माइनस नहीं आएगा, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट दो, क्लोज ब्रैकेट, जो लिमिट था वो यहाँ दे दो 0 to π/2।
अब क्या करोगे, अब देखो सिंप्लीफाई करो, i इज इक्वल टू 1/4 बाहर है और ये 1/3 भी बाहर आ जाएगा, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 1 1 3 4 12 हो गया। अब साइन इस x की जगह एक बार π/2 रखना और इस x की जगह दूसरी बार 0 रखना, तो ये हो जाएगा साइन 3 × π/2 3 π/2, फिर माइनस करेंगे, फिर साइन 3 × 0, तो 3 × 0 0 हो गया, 1 × 3 3/4 साइन। अब यहाँ भी कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन आ चुका है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक याद था आपको, प्लस सी लिखते थे, एक कांस्टेंट लिखते थे हमेशा, जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते थे इंटीग्रेशन हट गया तो सी आ जाता था, याद है। बट डेफिनेट में वो सी नहीं लाना है, डेफिनेट में, क्योंकि वो एक हम अज्यूम करते थे कि कोई कांस्टेंट भी रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेट में हम कोई कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, प्लस सी नहीं लिखना, याद रखना। एक्स की जगह पर एक बार π/2 लिखते, फिर माइनस, फिर साइन एक्स की जगह पर 0 लिखते। अब इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, i इज इक्वल टू 1/12 साइन, ये देखो ये 90 और ये 3 π/2 यानी 270 है, तो क्या आएगा, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइड में कर सकते हो। यहाँ पर साइन 3 π/2 को हम लिख सकते हैं 270 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, साइन पाई प्लस या 2π - 90 कर सकते हैं, या पाई प्लस 90 कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ, ये हो गया ऐसे, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस है तो साइन का साइन रह गया और ये 90 हो गया, बट पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ये नेगेटिव आ गया, तो माइनस माइनस साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो -1 आ गया, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, ये -1 आया, माइनस साइन 0 क्या होता है, 0। मतलब इसको आप कैसे भी सॉल्व करो, 2π - π/2 करोगे तो भी चलेगा, बट माइनस ही आएगा। 3/4 साइन 90 1 माइनस साइन 0 0। ओके, तो सॉल्व होने आ गया, i इज इक्वल टू -1 - 0 -1 -1 × 1 -1/12 1 - 0 1 1 × 3/4, तो वही आ गया 3/4। कैसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम में देखो 12 और 4 का एलसीएम 12 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 1 का, तो उस 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 1 × -1 -1, फिर प्लस 4, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 4 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे 12 आएगा, 4 3 = 12, तो इस 3 यानी इस 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में 3 3 = 9, तो ये आ गया। नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना भाई, टेंशन मत लो। लेकिन ये तो बहुत से बच्चे बोलते हैं ये क्या बता रहे हो भाई, यही सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि एलसीएम यूज़ करके। अब यहाँ 9 - 1 क्या आया, 8 8 अपॉन क्या आया 12, कैंसिल करोगे तो 4 2 = 8 4 3 = 12, सो आई की वैल्यू आ गई 2/3, कोई सी नहीं आएगा। हाँ, फाइनली लास्ट में लिखोगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखोगे इज इक्वल टू जो आया वो लिखोगे, जैसे 2/3 आया ना, कितना आया ये 2/3, तो फाइनल आंसर ये लिखना बहुत जरूरी है, दिस इज इक्वल टू 2/3 और बॉक्स बनाने का, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो ये चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसा ही है, सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक वहाँ पर जो थे वही करना है। एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर जो ये लिमिट है 0 to π/2 या 0 to 2, जरूरी नहीं यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये लिमिट बाद में जब आप इंटीग्रेशन ले लेते हो सिंप्लीफाई करके, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद जब वो उसका आंसर आता है वहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये जो लिमिट है लिखना है, और ये जो x होता है उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस करके इस x की जगह ये लोअर लिमिट लिखना है और फिर सॉल्व कर देना। यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन लोगे तो प्लस सी नहीं आएगा, ये डिफरेंस है इंडेफिनिट और डेफिनेट का। तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपने देख ही लिए हैं अभी, चलो आगे देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ये बेसिक इंटीग्रेशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन का। x × tan इनवर्स x, देखोगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 दिया है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्या हर बार यहाँ 0 ही आएगा, ऐसा नहीं है, चेंज होके आता है, कुछ भी है। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो इंडेफिनिट जैसे ही है, कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल वही मेथड सॉल्व करो। अगर आपको इंडेफिनिट आता है तो डेफिनेट भी आ गया समझो, खाली लास्ट में ये 0 और 1 जो लिमिट है वो वैल्यू रखना होता है। यहाँ पर जो x की वैल्यू दी है बस इतना ही फर्क है। ओके, तो बहुत ही आसान है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, वो एक्सरसाइज 4.1 नहीं, एक्सरसाइज 4.1 तो डिलीट है। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसकी प्रैक्टिस हो रही है। आप इसको बिना प्रॉपर्टीज के हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी मेन एक ही एक्सरसाइज है 4.2, तो पहला क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है उसमें से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक u × v रूल अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक फंक्शन x है,
एक tan इनवर्स x है। दो फंक्शन है, ये u और v ले सकते, बट क्या ये सही सीक्वेंस में दिया है? तो यहाँ पर मैंने आपको दो रूल बताए थे, लीएड बोलो या आइलेट बोलो, ओके, दोनों चलता है, दोनों को कर सकते हैं, लॉगरिथमिक और इनवर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो कोई देखो, अब ये पहला x है, x बोले तो अल्जेब्रिक है, दूसरा इनवर्स है, इनवर्स, तो पहले किसको रखना चाहिए? इनवर्स को। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को पहले रख देते, 0 to 1, tan इनवर्स x को पहले रखते, x को बाद में रखते। इससे क्या हो जाएगा, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्या इसको ले सकते हैं u और इसको ले सकते हैं v, ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब i इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला था, अभी यहाँ पर हम एक और लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो क्या करो मालूम है, u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो मैंने लिखा है, इसमें u इंटू वी रूल लगाना है, और ये जो लीएट रूल है, आइलेट रूल है, ये हमने पहले ही अप्लाई कर दिया। ये जो है इसको u ले रहे हैं, ये जो है इसको v ले रहे हैं, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। मतलब क्या था समझो, u यानी tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन v यानी क्या है x dx, ठीक है, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर ये जो इंटीग्रेशन था ये हम ले लेते हैं पहले, ओके, फिर ये जो पहले वाला था इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी हम लोग ये डेरिवेटिव पहले और ये बाद में लेंगे तो भी चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये इंटीग्रेशन के तो एक dx भी आ जाएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि लिमिट कैसे देना। जैसे कि ये 0 to 1 इंटीग्रेशन पे, तो ये देखो एक बड़ा इंटीग्रेशन है, दो छोटे इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है, इस बड़े इंटीग्रेशन पे लिमिट दे दो 0 to 1, ठीक है, ये क्या है 0 to 1 ये लिमिट है, और यहाँ छोटे इंटीग्रेशन पे लिमिट मत देना। क्या करो, ये जो पहला पार्ट है इसको पूरा बॉक्स करो और इसको देना, क्योंकि इस पूरे का लिमिट 0 to 1 है, और ये जो इंटीग्रेशन है उसका ऑलरेडी हमने बाहर लिमिट दिया तो अंदर देने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, आई इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स x को कुछ मत करो, क्योंकि उसकी पहले ना तो इंटीग्रेशन का साइन है ना डी बाई डी एक्स है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, इसकी लिमिट 0 से लेके 1 तक है, माइनस इसकी लिमिट 0 से 1 है अंदर, ये x dx का इंटीग्रेशन अगेन x²/2 आ जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², और ये बाहर dx आ चुका है। अब आगे देखोगे तो ये देखो 1/2 आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 1/2 कॉमन, और ये जो 1 है यहाँ पर है ना अंदर बचा गया tan इनवर्स x, चलो लिख देते पहले, tan इनवर्स x इंटू x², 0 से लेके 1 ये लिमिट है। यहाँ पे भी 1/2 बाहर ले लो, 0 से लेके 1 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x² इंटू 1 x² अपॉन क्या है 1 प्लस x² dx, इस तरीके से। तो अभी इसका इंटीग्रेशन हमें लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसका जो वैल्यू निकाल देता हूँ, कैसे, हाफ, समझो ये x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, ये एक है अलग है, ये अलग है, हाँ, और एक बार 0 रखते हैं। tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x मतलब क्या, x की जगह रखा 1, फिर इंटू x² यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x की जगह 0 रखना, tan इनवर्स 0, फिर इंटू x की जगह पर क्या रखना, 0, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, मैंने 1 और 0 रख दिया। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन है, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना पहले पड़ेगा। तो ये जो x² है, यहाँ पर x² है अपॉन में 1 प्लस x² है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो 1 प्लस x² है ना, यहाँ ओनली x² है, तो x² के पहले 1 प्लस है, मैं खुद से 1 प्लस ले लेता हूँ, बट इसकी तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट करने के लिए एक प्लस किया ना, तो एक माइनस कर दो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कैसे, कांस्टेंट प्लस सी देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो आई इज इक्वल टू हाफ, देखो tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये 45 होता है, यानी π/4 है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 45 यही रहा। फिर देखो tan इनवर्स 0 जो भी वैल्यू आएगा, बट ये 0² इंटू 0² इंटू एनीथिंग 0, तो ये सॉल्व हो गया इतना, माइनस हाफ। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको मैं स्प्लिट करूँगा, इसको एक साथ लेता हूँ इस तरह से, और -1 एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² और -1/1 प्लस x², है ना। इस तरह से मैंने स्प्लिट किया, बाहर समझो ये है 0 से लेके 1 और ये dx है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते फटाफट। i इज इक्वल टू,
ये -0 हट गया, π/4 इंटू 1/2, 1 इंटू पाई पाई, 2 इंटू 4 8, ये आ गया। ये हाफ बाहर है, बाहर ही रखो। ये देखो ये पूरा सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये कट होके 1 आ जाएगा। और ये समझो मैं अंदर दे देता हूँ, ओके। यहाँ पर -हाफ, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, अंदर ये 1 आया 1, और dx भी दे दिया इस तरह से। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन हाफ भी आगे आएगा, है ना, हाफ दोनों के लिए, तो हाफ आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ क्या है 1/1 प्लस x² dx, ये आ गया। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंप्लीफाई होने ही जा रहा है, ध्यान से देखो, कुछ प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पर इसकी लिमिट एक बार 1 दोगे 0 दोगे, प्लस ये है हाफ। ये क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ लिमिट क्या है 0 से लेके 1 dx, और ये हट जाएगा। देखो काफ़ी आसानी से हमने कर दिया। I = π/8 माइनस ये 1/2 है, x की जगह एक बार 1 रखो, माइनस एक बार x की जगह 0 रखो, प्लस हाफ, यहाँ tan इनवर्स x की जगह एक बार 1 रखो, और माइनस x की जगह 0 रखो, इस तरह से क्या आ जाएगा। देखो I = π/8 माइनस 1 - 0 1, 1 इंटू हाफ, यही रह गया, प्लस ये हाफ है। यहाँ पर tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो 45 होता है, तो ये π/4 हो गया, माइनस tan की वैल्यू 0 कब होती है, tan 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ओके। सो I = π/8 माइनस 1/2 प्लस π/4 माइनस 0, π/4, π/4 का 1/2 में यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1 इंटू पाई, पाई 2 4 जा 8, ये आ गया। π/8 और π/8 प्लस है, माइनस नहीं है, नहीं तो 0 हो जाता। π/8 और π/8 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स π/8 और माइनस 1/2, 2 से 8 गया 4, तो फाइनली यू विल गेट π/4 माइनस 1/2। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम आया, प्लस सी नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके। एक बात यहाँ ध्यान रखने, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो लिमिट देना है, इस पहले पोर्शन या पहले पार्ट को पूरे को ब्रैकेट करके 0 बन दो, इस छोटे इंटीग्रेशन पे मत देना, बड़े इंटीग्रेशन पे लिमिट देना है, छोटे पे मत देना, ओके, इस तरह से। तो ये देखो ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे कि आप जानते हो मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, पूरे चैप्टर की समरी करवा रहा हूँ। जो मैं बता रहा था ये 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। अब पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, या जो बेसिक ट्रिक्स है, वो कौन सा यूज़ करोगे, 3rd चैप्टर का ही यूज़ करोगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं समरी बताना चाहूँगा बच्चों आप लोग को यहाँ पर कि जो एक्सरसाइज 4.1 वो डिलीटेड है, 4.1 नहीं करना है, लिमिट एज अ सम, ओके। 4.2 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने अभी बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन इवेल्युएट कैसे करने हैं, बिल्कुल 3rd चैप्टर के जैसे करना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा। सारे फॉर्मूलेज वही रहेंगे, सारे ट्रिक्स वही रहेंगे, सारे टाइप्स वही रहेंगे, सिर्फ जो लिमिट होती है इस तरह से जो लिमिट होता है, जैसे ये 0 से 1 था, तो ये कैसे पुट करना है लास्ट में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट करना, इसमें भी 1 से 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 1 से लेके 15 क्वेश्चन है। तो अब जो आगे चल के हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना होगा, कुछ ना कुछ तरीका या प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अप्लाई करेंगे तो होगा, यहाँ पर मैंने दिया देखो, यूज प्रॉपर्टी वेर एवर नेसेसरी। तो अब हमें ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो चलो याद रखो 4.1 नहीं पढ़ना है बेटा, क्या बताया मैंने, 4.1 नहीं पढ़ना है, 4.2 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज की बात करते, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि अगर कोई फंक्शन f(x) है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहे तो इसका आंसर 0 आ जाता है। याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ इंटीग्रेशन है 2 to 2 और यहाँ पर कुछ भी है लंबा चौड़ा 2 tan इनवर्स x इंटू 5x, कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर 0 लिख देना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चीज़ें हैं,
बहुत बार क्या होगा बच्चों को, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी तो अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उस तरह से u इंटू वी लेके चालू हो जाएंगे धगाधक। इंटीग्रेशन देखा नहीं कि फॉर्मूला लगाना चालू, बिल्कुल रुको, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखो। क्या प्रॉपर्टी है पहली कि अगर इस इंटीग्रेशन सिंबल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहे तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, डायरेक्ट सॉल्व। यही एक बहुत ही अच्छी मतलब बोल सकते हैं ट्रिक है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज अगर पता रहे तो 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है उसमें बड़े बड़े जो सम्स के सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें तो। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी देखते रहो। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स a से b है, समझो 0 से लेके 1 है, 0 से 2 है या -2 से 3 है, इस तरह से कुछ भी है, और यहाँ पर fx है, तो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों को उल्टा कर दो, जैसे नीचे a ऊपर b, अगर आप चाहते हो b को नीचे कर दूँ और a को ऊपर, तो आप कर सकते हो। देखो ये b ऊपर था वो नीचे आ गया, a नीचे था ऊपर गया, सिर्फ आपको उसको निगेटिव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझो कि यहाँ पर ये जो मैंने दिया है ये दूसरा फॉर्मूला हम लेते हैं, ओके इसको नहीं लेंगे। अभी समझो कि मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 कोई fx है, कुछ भी फंक्शन होगा, तो अगर मैं चाहता हूँ 5 नीचे और 2 ऊपर आ जाए अगर कोई प्रूफ करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है तो वही रहेगा। मैंने क्या किया, लिमिट जो अपर और लोअर को एक्सचेंज किया तो एक माइनस आ जाएगा, बस याद रखो, बस ये प्रूफ वगैरह करने में या सिंप्लीफाई करने में काम आएगा। तीसरा देखो क्या है, कभी कभी देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मान लो मैंने tan x को t ले लिया या थीटा ले लिया, एट दैट टाइम क्या होता है कि लास्ट में जब हमारा आंसर आता है वो t के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, इंटीग्रेशन में। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसका लिमिट समझो a टू b है, तो ये जो fx dx है, अगर मैं समझो tan x को t ले लेता हूँ, तो tan x को t ले लिया तो अब मेरा फंक्शन t के फॉर्म में आ गया। अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें बाद में लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप a टू b करते हो, जब ये x के फॉर्म में लेते हो, तो उस समय लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने की संभावना रहती है। अभी बताऊंगा मैं सम सॉल्व करते समय। चलो देखो, अब ये चौथा क्या बोलता है कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक हमारे पास नंबर लाइन है, a है और b है, बीच में कोई c है। ऐसे समझ सकते हो कि समझो 1 है और ये 5 है, बीच में समझो कोई एक 3 है, ओके ये a है और ये b है, बीच में कोई c है, और हमें कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस तरह से कि a से लेके b तक, समझो 1 से लेके 5 तक एक इंटीग्रेशन fx है। अगर आप चाहते हो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, यानी से a से लेके b तक है ना, तो मैं इसको दो टुकड़े करता हूँ, a टू c और c टू b, a टू c और c टू b, इस तरह से। तो इसी एक इंटीग्रेशन को दो बार लिखता हूँ मैं। ये जो फंक्शन है मैं वही रखूँगा fx dx, दोनों में इंटीग्रेशन की लिमिट जो a टू b था, a से लेके b था, मैं ब्रेक कर दूंगा, पहले a से c लिखूँगा और फिर c से b लिखूँगा। जो c होगा वो a और b के बीच में होना चाहिए, a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैंने एक थ्योरम सीरीज ली थी आप लोग के लिए, प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें सारे चैप्टर्स के थ्योरम मैंने कराए थे। सिर्फ इसके जो प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ बाकी थे, तो वो मैं अभी एक जल्दी ही वीडियो ले लूँगा ताकि आपको ये जितने प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ इसके प्रूफ कैसे आ रहे हैं उसमें देख के आपका कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर अभी जिस दिन अपलोड हो रहा है उसी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद लिंक आ जाएगा अगर आप लेट देख रहे हैं तो। फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते, देखो अगर कोई इंटीग्रेशन है a से लेके b तक fx dx है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो ये लिमिट है a और b, इसको ही इस फंक्शन में x के साथ प्लस कर सकते हैं। ओके, x जो है उसके पहले a प्लस बी और उसमें से x को माइनस करेंगे। मतलब क्या, ये समझो इस तरह से है कि 1 3 fx है dx है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ये 1 से लेके 3 तो यही रखूँगा, ये जो इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, जो ये x है ना उस x की जगह 1 + 3 लिखूंगा, 1 + 3 और -x, तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा ऐसा करने से। तो ऐसा करना ही क्यों है, लेकिन कभी कभी सम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसा करने की जरूरत होती है। ऐसा करते तो सम आसानी से सॉल्व हो जाता है, कुछ प्रूफ करना रहेगा तो ऐसा करने से आराम से प्रूफ होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देना चाहूँगा कि समझो यहाँ पर कोई फंक्शन है, एक एग्जाम्पल ही लेता हूँ फंक्शन का। समझो यहाँ पर है x का स्क्वायर है और dx है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को बदल सकता हूँ।
कैसे, जो x है उसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ 1 + 3, जैसे है ना यहाँ पर a to b है, a to b, तो मैं इस x को क्या कर रहा हूँ, a और b को प्लस करके उसमें से x माइनस कर रहा हूँ। ये 1 और 3 को प्लस किया तो 4, उसमें से इस x को माइनस किया और उसका स्क्वायर है dx। तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम ही रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला जो 5th वाला यूज़ करेंगे हम लोग बार बार, वैसे तो सभी को यूज़ करेंगे मैक्सिमम, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बता दूँ आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो समझो कि ध्यान में रखो, हमेशा यूज़ नहीं होगा बट रेयर केस में यूज़ होगा। ओके, ये भी जो है अगर कभी करना हुआ तो माइनस कर सकते हो। ओके, और ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग ब्रेक करने वाला, और ये ज़्यादा यूज़ होगा। अगर समझो यहाँ a और b है, a की जगह 0 रहे और ऊपर a है, समझो 0 से a, तो ऐसे में क्या होगा कि यही प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर है, fx dx है। x को क्या किया, जैसे यहाँ क्या किया था, x को a और b को प्लस करके उसमें से x माइनस किया था, तो इसी के ऊपर से यह है 0 और a को प्लस करेंगे, 0 + a, और उसमें से ये जो x है माइनस कर देंगे, तो 0 + a - x आ जाएगा। क्या आएगा, तो x के बदले a - x लिखा है। मतलब क्या कि अगर नीचे 0 है लोअर लिमिट में, ऊपर a है, तो इस fx को बदल के हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ इस x को ना सिर्फ a - x करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो 0 है, उससे कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी है, 2 और बस, 6 मैंने बता दिया, 7वां 8वां बता रहा हूँ। 7वीं प्रॉपर्टी पे ध्यान दो कि यहाँ पर देखो fx dx है, fx dx है, 0 से लेके 2a लिमिट है। यहाँ पर देखना चाहिए आपको, 0 है, ये a है, ये 2a है, समझो इस तरह से 0 से लेके 2a तक है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से लेके 2a तक किसी एक फंक्शन के लिए, तो मैं इसको ब्रेक करके भी कर सकता हूँ। पहले मैं इस 0 से a तक करूँगा, 0 to a, इंटीग्रेशन 0 to a, जो 0 से 2a तक था वो 0 से a तक जाएगा, फंक्शन यही रहेगा fx dx। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से 0 to a करूँगा, a से 2a नहीं जाऊँगा, 0 से a तक ही जाऊँगा f, लेकिन अब ये जो x था, ये x को मैं 2a - x कर दूँगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट आप याद करके रखो। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बार बार यूज़ होगा, वो 8th वाला है, बार बार यूज़ होगा, कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, उसके अंदर कोई फंक्शन है, उसकी जो लिमिट है, नीचे जो है ऊपर भी वही है, बट नीचे वो माइनस में, ऊपर प्लस में, -a से लेके a तक, और जो फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके 2 आंसर आने के चांसेस है। ये जो fx है, यहाँ पर जो फंक्शन है, ये फंक्शन इवन है या ऑड, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये फंक्शन इवन रहा, अब ये इवन ऑड क्या है मैं वापस से बताऊंगा, पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से बताऊंगा, रुको। इवन अगर रहा, ये फंक्शन अगर इवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये जो -a से a है वो 0 to a हो जाएगा, और fx dx वही रहेगा, लेकिन 2 बार हो जाएगा अगर ये फंक्शन इवन है। तो अगर ये फंक्शन ऑड है तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या, समझो, एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ आपको। समझो इंटीग्रेशन है, -3 to 3 है, fx है, dx है। अगर समझो मैं पता लगा लेता हूँ कि fx अगर इवन है, कैसे पता लगाना बताता हूँ मैं। अगर ये fx इवन है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये जो fx dx है वही आएगा, मतलब जो फंक्शन है उसी का 2 बार इंटीग्रेशन। बट ये जो -3 से 3 था वो 0 से लेके 3 हो जाएगा। अगर मुझे पता चल जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन fx है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इसका मैं डायरेक्ट 0 लिख दूंगा। अब इवन और ऑड कैसे पहचानना, इवन फंक्शन के लिए एक कंसेप्ट होता है, ऑड के लिए दूसरा कंसेप्ट होता है, कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसमें अगर x के बदले -x ले लूँ और इसकी वैल्यू f ऑफ x को सेम आ जाए, fx की जो वैल्यू थी वही वैल्यू f ऑफ -x की है, यानी x के बदले -x रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही, तो उस फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। लेकिन अगर समझो कि मैं f x के बदले -x ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, x के बदले -x ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो fx के निगेटिव को इक्वल आ रहा है। किसको इक्वल आ रहा है, f ऑफ -x लेता हूँ, ये क्या हो रहा है, fx के निगेटिव को इक्वल आ रहा है, तब हम बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ -x लिया, निगेटिव का लिया, तो fx बदल गया, निगेटिव हो गया। तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये क्या है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, 8 प्रॉपर्टीज़। अगर ये आप ध्यान रखते हो इन प्रॉपर्टीज़ का, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के हर एक सम को कर लोगे। आओ चलो कुछ सम ऐसे करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। अब जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई उसके बेसिस पर चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल 0 to π/2 1/1 + क्यूब रूट ऑफ 10x।
अब ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन लेना अपने आप में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कैसे लिया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोशिश करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करना। 0 to π/2 ये लिमिट ऐसे लिखते जाओ, जब भी इंटीग्रेशन लिखोगे जब तक वो सॉल्व नहीं होता उसका लिमिट लिखते जाना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/1 प्लस जो tan का क्यूब रूट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x एंड क्यूब रूट, इस तरह से। ओके, इस तरह से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं और आगे i इज इक्वल टू, ये लिमिट जो है 0 से लेके π/2 तक रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, ये ऐसे cos का क्यूब रूट इंटू 1, तो क्यूब रूट ऑफ cos x प्लस ये क्या है क्यूब रूट ऑफ sin x, और अपॉन में क्या आएगा, ये वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो क्यूब रूट ऑफ cos x, ये हो गया। अब ये समझो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्या करने क्या जा रहा हूँ मैं, देखो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, tan को sin cos में कन्वर्ट किया, बट ये क्यूब रूट वगैरह है, सीधे इंटीग्रेशन लेना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे में मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। आपको अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जो उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर जो देखो बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx, तो हम क्या कर सकते हैं, जो x है अगर यहाँ 0 है, नीचे 0 को 0 रखेंगे, ये अगर a है तो इस x को a माइनस एक्स कर सकते हैं, बराबर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर देखो ये 0 है नीचे, इस 0 को, और यहाँ π/2 है, और यहाँ जो x है उसकी जगह π/2 माइनस एक्स रख सकते हैं। कैसे, देखो i इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, ये भी i की वैल्यू है। हम और एक इक्वेशन लाएंगे, इक्वेशन नंबर 2, और उसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक तरीका प्रॉपर्टी का। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी x होगा वो π/2 माइनस एक्स करूँगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट cos x की जगह पर किया π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर भी देखो क्यूब रूट cos, मैंने क्या किया, जो x है उसकी जगह पर π/2 माइनस एक्स कर दिया, फिर प्लस क्यूब रूट साइन जो x है उसकी जगह क्या किया, π/2 माइनस एक्स कर दिया। ओके, इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, i इज इक्वल टू, अच्छा इसका लिमिट 0 to, ये लिखना ही है, लिमिट को छोड़ नहीं सकते, भूलना नहीं, मार्क्स कट जाएगा। देखो बच्चों, ये क्यूब रूट है, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, 90 माइनस सब जगह पर है, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है पता ही है ना, इस तरह से फर्स्ट सेकेंड है ना, थर्ड फोर्थ, और ये 90 होता है और ये 180 होता है, बराबर, ये 0। सो 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी का ऑल, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ये चीज़ याद रखो। तो cos 90 को हटाएंगे, cos का हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा x, π/2 हट गया। यहाँ पर भी क्यूब रूट cos 90 माइनस एक्स का 90 हटाया तो cos का हो गया साइन, π/2 हट के x हो गया। यहाँ पर भी 90 माइनस हटाया, साइन का हो गया, यहाँ क्यूब रूट लिखना है cos और x हो गया, ठीक है, इस तरह से, और ये dx लिखना जरूरी है। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर समझो 2 है। अभी देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को देखोगे तो जहाँ cos था उधर साइन आ गया, साइन की जगह cos आ गया। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। क्या मिलेगा, एकदम ध्यान से देखो क्या मिलेगा। देखो ये क्या इक्वेशन i है और ये भी i, तो ये i प्लस i हो जाएगा। अब यहाँ जो i आया था वो क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट cos x। अब देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, क्यूब रूट साइन प्लस क्यूब रूट कॉस। यहाँ भी देखो क्यूब रूट साइन प्लस क्यूब रूट कॉस, तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस एक ही बार लिखो। थोड़ा आगे पीछे है कोई बात नहीं, आगे पीछे तो भी ऐसे लिख दो। ओके, दोनों के बेस में क्यूब रूट ऑफ साइन और कॉस है। देखो क्यूब रूट साइन कॉस, यहाँ क्यूब रूट साइन बाद में है, कॉस पहले, तो भी चलेगा, प्लस में चलता है। तो इसका जब दोनों का बेस सेम है ना तो न्यूमरेटर प्लस कर देते, क्यूब रूट कॉस एक्स, और इसका क्या है क्यूब रूट साइन एक्स, ये प्लस कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ क्या है dx। फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ हुआ, हो गया फायदा, देखो फायदा हो गया। 1 और i और i, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, i प्लस i क्या हो गया 2i। ये क्या था, इंटीग्रेशन का लिमिट लिखते जाना है, भूलना नहीं है। 0 to π/2 ये लिमिट ऐसे ही रखो। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, क्यूब रूट साइन प्लस क्यूब रूट कॉस,
क्यूब रूट साइन प्लस क्यूब रूट कॉस, आगे पीछे है देखो 2+3 हो या 3+2, वो दोनों 5 ही होता है। समझ में आया? कैंसिल होगा तो 1 आएगा। वैसे दोनों सेम ही है, इसको कैंसिल कर सकते हो, आंसर 1 आ गया, आंसर 1 आ गया। अब इस 1 का हम इंटीग्रेशन लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, और ये जो इंटीग्रेशन हो गया dx हट जाएगा, प्लस सी लेने की जरूरत नहीं, इधर लिमिट है 0 to π/2, और यहाँ पर देखो 2i था तो ये 2 यहाँ जाके 1/2 हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ i निकालना था ना। तो ये हमेशा यहाँ पर जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे i + i 2i आएगा, फिर इस 2 को उस तरफ लेके जाना हर बार। इस x की जगह पर एक बार π/2 रखो और एक बार 0 रखो। सो i इज इक्वल टू π/2 - 0 π/2 इंटू 1/2 पाई इंटू 1 पाई एंड 2 इंटू 2 4। सो आपको आंसर मिल गया ये। लास्ट में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिख के इज इक्वल टू π/4 लिख दोगे, बड़े आसानी से आ गया। देखा आपने कैसे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया। सबसे पहले इसको थोड़ा tan को sin cos में लिखा, फिर यहाँ पर ये 0 to π/2 था तो x को रिप्लेस किया π/2 - x। ऐसा करने के बाद दो इक्वेशन आए, दोनों को ऐड कर दिया, तो जिससे ये इंटीग्रेशन के बाद का जो फंक्शन ही सिंप्लीफाई होकर 1 आ गया, और यहाँ पर जो 2i आ गया, 2 यहाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं, आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले के जैसा ही देखो, ये भी एक टाइप का u इंटू वी रूल हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π है। अभी मैंने जब फंडामेंटल इंटीग्रेशन करने सिखाया तब मैंने आपको बताया कि आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी इस तरह से दो फंक्शन मल्टीप्लाइड रहे u इंटू वी करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँ क्या मैं, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कोई तरीका है जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा? हाँ, प्रॉपर्टी यूज़ करके। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी 0 to a वाली, वही अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते तो ये हो सकता है। कैसे किया जाए, समझो ये i है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, i इज इक्वल टू, इसको मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 0 to π, जहाँ भी x है ना, ये 0 है तो π - x लिख देता हूँ इस तरह से, π - x, और ये क्या है sin स्क्वायर π - x इस तरह से। ओके, अब होगा क्या देखो, i इज इक्वल टू, ओके, ये जो है 0 to π, ओके, π - x। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर है, समझो पूरे का स्क्वायर है, तो साइन 180 - x क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपको यहाँ पर बताया था, ये पाई माइनस अगर होगा ना, ये पाई है, पाई - x होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर पाई माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये साइन का साइन रहेगा, ये पाई माइनस है तो पाई माइनस हट के x आ जाएगा, और ये स्क्वायर पूरे का था तो ये स्क्वायर आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये dx हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर x है इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे करता हूँ 0 to π, एक बार पाई का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x में, फिर dx यहाँ पर दे दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन आगे लेके गए, x का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x में। ठीक है, इस तरह से। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो ऐसा करने से देखो जो क्वेश्चन क्या था x इंटू साइन स्क्वायर x, वो i था इक्वेशन नंबर 1। ये भी देखो वही है x इंटू साइन स्क्वायर x dx, यानी इसको मैं लिख देता हूँ i, क्या हो जाएगा i, तो ये i है ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा माइनस i हो गया। ये पूरा क्वेश्चन जो था i से रिप्लेस हो गया। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, जो फर्स्ट इक्वेशन था, क्वेश्चन था, वहाँ से आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 to π, ये पाई इंटू साइन स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन में कभी भी याद रखो साइन कॉस टैन है, अगर उसका कुछ पावर आया है स्क्वायर क्यूब तो उसको चेंज करना जरूरी है। तो मैंने एक बेसिक अभी पहले भी बताया था आपको, कॉस क्यूब वाला जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था। देखो बच्चों यहाँ पर अगर कॉस 2x का फॉर्मूला हम लेते हैं, और ये क्या है साइन स्क्वायर वाला है, तो कॉस 2x का फॉर्मूला लेते हैं तो क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। इसको अगर यूज़ करें, यहाँ से अगर मैं निकालूँ 2 साइन स्क्वायर x क्या आ गया 1 माइनस कॉस 2x, ओके, और यहाँ से जो 2 है इंटू है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली, ये जो साइन स्क्वायर x है इसको चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, देखो यही है ना dx, यही है क्या, देखो यही है। ठीक है, dx लिखना जरूरी बिकॉज ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर i है, माइनस i को इस तरफ लाया तो ये i है, इसके साथ i मिलके प्लस i हो गया, ये अपॉन 2 और पाई बाहर आ गए, पाई अपॉन 2 इस तरह से। इंटीग्रेशन जाएगा तो पहले 1 के पास गया और dx, फिर माइनस है, फिर इंटीग्रेशन गया तो cos 2x के पास गया, फिर dx। लिमिट क्या थी 0 to π, लिमिट 0 to π, ये इस तरह से हो गया। सिंप्लीफाई कर देते,
आई प्लस आई क्या हो गया 2i, ओके। और यहाँ पर क्या है पाई अपॉन 2, इसको बाहर ही रखो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, बस, और इसका लिमिट है 0 टू पाई, इस तरह से माइनस। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। आपको ये जो आंसर है सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो निगेटिव नहीं करेंगे, समझे। फिर x के बदले 2x है तो उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करो, इस तरह से ये हो गया। और dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई। चलो सॉल्व कर दें। ये जो 2i है यहाँ जाएगा, i इज इक्वल टू, तो ये 2 जाके इधर डिवाइड हो गया, पाई अपॉन 2 2 जा 4। x की जगह पर एक बार पाई रखना, एक बार 0 रखना और माइनस कर देना, पाई माइनस 0। फिर यहाँ पर भी 1/2 बाहर ले लेते। साइन देखो x की जगह पर पाई रखो तो आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0 0, ये रख दिया हमने ऐसे। चलो ये ऐसे हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्या है पाई माइनस 0 पाई माइनस हाफ साइन 180। देखो साइन 180 क्या आएगा, साइन 360 है, सॉरी साइन 360 है। अगर इसको किया जाए तो साइन पाई क्या होता है 0, साइन 2 पाई भी 0, 0 माइनस 0, ओके, साइन 91 होता है। सो ये क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ओके, हाफ इन 0 माइनस 0 0 0 इंटू हाफ 0, ये पाई ये आ गया। तो i क्या आ गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये देखो इस तरह से आ गया। देखा कितने आसानी से हमने किया। क्या किया, जो क्वेश्चन था इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी हम जा सकते थे, बट थोड़ा सा लंबा चौड़ा सोल्यूशन होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें ये जो प्रॉपर्टी था x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखने से क्या हो गया कि ये और थोड़ा सिंपल हो गया। ये जो आया वो वापस से i बन गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर था, उसको cos 2x के फॉर्मूले से रिप्लेस किया, जिससे साइन स्क्वायर जो पावर है हट गया, पावर हट गया तो आसानी से हमने इंटीग्रेशन ले लिया। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करना है बच्चों 4.2 के अंदर। आओ चलो कुछ और देखते हैं। अब आओ चलो आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसका सोल्यूशन काफी लेंथी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसा है देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू माइनस पाई से लेके पाई और x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट नीचे ऊपर सेम रहे, निगेटिव प्लस में रहे, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज दिखाई थी, देखो बच्चों सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, कहीं दोनों सेम रहे, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, 0 आएगा, बराबर। ये सारी चीजें हैं। कभी आपको a टू b है, b टू a करना है तो माइनस, ये रेयरली किसी सम में कहीं पर यूज होती है प्रूफ करने के लिए वगैरह। जो मेजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जो है एक ये पांचवा जो है बार बार यूज होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और पांचवे के बेसिस पे छठा जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ना, 0 टू a तो a माइनस एक्स। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो आपको यूज होगी वो 8वीं प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहे a और a, बट ये माइनस में रहे और ये प्लस में रहे, तो यहाँ पर देखना है कि आपको फंक्शन इवन है या ऑड। इवन फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो fx का इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स आ जाएगा, सिर्फ इसका डबल कर देंगे। लेकिन ये जो नीचे माइनस a था 0 हो जाएगा, ऊपर का ये a रहेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। और अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन सीधा 0 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बस यही याद रखना है। तो आओ चलो मैं अभी जो इवन ऑड वाला भी जो कंसेप्ट है आपको बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखिए कि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसका सोल्यूशन पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे। तो हमारा मेन एम क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करना, एक ही लेक्चर में चैप्टर की तैयारी हो जाए। इस हिसाब से मैंने बेसिक कंसेप्ट वाले भी इंटीग्रेशन डेफिनेट वाले सॉल्व कराए और प्रॉपर्टीज़ वाले भी करा रहा हूँ। और अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जितने भी प्रॉपर्टीज यूज सब करेंगे। मेन एम यहाँ पर क्वेश्चन को देख के ही पहचान जाओ, ऊपर पाई और नीचे माइनस पाई है, मतलब इवन ऑड फंक्शन वाला है। एक काम करते पहले इसको स्प्लिट कर लेते, एकदम ध्यान से देखो, ये जो है ऐसे ही रखते माइनस पाई टू पाई, ये x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स साइन एक्स, और अपॉन क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो फंक्शन इनको स्प्लिट कर देते, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये x के नीचे लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह से, और dx भी लेके आओ इसके पास, फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ लेके जाओ, इसके नीचे लिखो x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब ये मैंने जो ये क्वेश्चन था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अच्छा, लिमिट लिखना बहुत जरूरी है, भूलना नहीं है, मैं भूल जा रहा हूँ फिर याद से लिख रहा हूँ, आप भी मत भूलना।
अब क्या होगा देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये ऐसे है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। मान लो कि ये आई वन और ये आई टू है। ये जो पहला पार्ट है इसको अगर लेते हैं आई वन, इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ, आई वन भी नहीं, पहले पार्ट में, एक मिनट, पहला पार्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर आई वन, पहले आई वन के लिए यानी इसके लिए जो एफ एक्स है वो क्या है, ये है एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स ले लूँ, मैं इवन और ऑड चेक कर रहा हूँ, अगर ये ऑड आ जाए तो इसका आंसर ही 0 आ जाए, इवन आ जाए तो ये 2 टाइम्स आ जाए, है ना। ये माइनस पाई टू पाई, उसको 0 टू पाई करना हमारा एम है। इवन और ऑड कैसे चेक करना वो बताता हूँ। जो x होता है उसकी जगह माइनस एक्स ले लो, ये x की जगह माइनस एक्स आ गया, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स आया, ओके, ऊपर माइनस एक्स है। देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये वही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एग्जैक्टली आया क्या, जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था। एफ ऑफ एक्स क्या था, सिर्फ इतना था, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था। यहाँ माइनस था क्या, नहीं, बट आंसर में माइनस आया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि जो अगर x की जगह माइनस एक्स ले रहे हैं तो पूरे फंक्शन का निगेटिव आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज ऑड। इसीलिए जो पहला पार्ट है जो I1 है, I1 है यानी ये वाला जो इंटीग्रेशन है, माइनस पाई टू पाई क्या था, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो पहला पार्ट है ये क्या हो जाएगा 0। क्यों 0, बिकॉज वो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर दो पार्ट थे, पहला पार्ट I1 था, दूसरा I2 था, तो I1 हो गया 0। अब I2 को चेक करते हैं, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर I2, ओके, समझने के लिए करते। यहाँ पर हमने क्या किया, I1 को चेक कर लिया, ओके, इतने पार्ट में। अब I2 को चेक कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है, I2 वाला एफ एक्स क्या है, देखो यहाँ पर एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर। इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको ऑड है या इवन चेक कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देता हूँ, माइनस एक्स इंटू साइन, जहाँ भी एक्स है सब जगह माइनस एक्स रखना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स। देखो माइनस, ये साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन माइनस को नहीं खा पाता तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स। मतलब इस साइन माइनस एक्स का एक माइनस बाहर आया, वो इस माइनस का प्लस हो गया। और ये कॉस क्या होता है, माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, तो ये क्या रहेगा 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर, उसका स्क्वायर वही रहेगा। अब देखो, अब जो एफ ऑफ माइनस एक्स है, इसका जो आंसर आया है, ये एफ एक्स का जो आंसर है वही आ गया, तो एफ ऑफ माइनस और एफ एक्स का आंसर सेम है। तो जब ऐसा होगा, देखो यहाँ क्या बताया था मैंने कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स को सेम होता है तो ऑड आता है, अगर माइनस आ गया तो, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू उसके निगेटिव को सेम रहे एफ ऑफ माइनस एक्स को, तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। समझ में आया। अब एफ एक्स ये जो है किस में आ रहा है, I2 के लिए आ रहा है ना, I2, देयरफॉर I2 क्या था, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स, ये देखो ये था ना एफ एक्स, इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, इवन फंक्शन के लिए हम 2 टाइम्स लेंगे इंटीग्रेशन, ये माइनस पाई टू पाई था वो हो जाएगा 0 टू पाई, और ये जो था ऐसे ही रहेगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे रहेगा। समझ में आया। तो I2 आ गया और I1 आ गया। अब देखो थोड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है बच्चों, में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अब हमारा जो मेन I था, I क्या था, I1 प्लस I2, और I1 क्या आ गया है 0 और प्लस I2, तो हम यहाँ पर लेंगे फिर से। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हमने जो क्वेश्चन था उसको स्प्लिट किया था। I इज इक्वल टू I1 0 आया था, I2 ये आया 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब चलो इसको सॉल्व करते काफ़ी लंबा चौड़ा समय, कोई बात नहीं। I इज इक्वल टू 0 प्लस हट गया, 2 टाइम्स
अब देखो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, 0 to पाई है पहले वाली प्रॉपर्टी, जहाँ भी x है उसको पाई माइनस एक्स कर देते हैं, क्या होगा उससे, होगा देखो टेंशन मत लो, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर साइन है तो साइन पाई माइनस एक्स, जहाँ भी x है पाई माइनस एक्स करो, 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ओके dx। अब i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो ये पाई माइनस एक्स है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा पाई माइनस एक्स, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, पाई को हटाएंगे साइन का साइन रहेगा, एक्स आ जाएगा 1 प्लस, अब पाई माइनस एक्स कॉस है, पाई को हटाएंगे तो कॉस का कॉस रहेगा और एक्स आ जाएगा, और ये पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, माइनस होता है, बट इसका स्क्वायर होने की वजह से, इसका स्क्वायर है पूरे का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और फाइनली इसको अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस पाई नहीं 0 कन्वर्ट कर दिया ना हमने, 0 to पाई 2 टाइम्स, और ये क्या था पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, जो ये माइनस का स्क्वायर था वो प्लस हो गया, देख लो क्या था, ये था 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स आई इक्वल टू 2 और डी एक्स, तो इस तरह से है। देख तो इसको अभी यहाँ करते हैं, यहाँ डी एक्स लेते हैं, अब सॉल्व करने के लिए फिर से स्प्लिट करते हैं, 2 बाहर ही रखो, ये पाई साइन एक्स है, देखो इस तरह से इंटीग्रेशन गया 0 to पाई साइन एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, फिर माइनस ये x और साइन एक्स हो जाएगा, x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to पाई, ओके इस तरह से, और बड़ा होते जा रहा है आपको लग रहा है, रुको इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 इंटू था, अब यहाँ पर है ना अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो मेन ओरिजिनल क्वेश्चन ही था, देखो अगर आप देखते हो यहाँ पर, यहाँ से देखते, देखो यहाँ से ये x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 2, अगर इस 2 को भी साथ में लेते तो दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 प्लस था ना, ये कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम आई ले सकते हैं, ओके इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है ना इसके लिए मैं ना इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इस ब्रैकेट को भी खोल देता हूँ, और ये जो 2 है ये 2 दोनों के लिए आ गया, यहाँ भी आ गया, ये जो पार्ट है वो आई है, क्या है ये जो पार्ट है ये माइनस आई है पूरा 2 के साथ, ओके, और फिर ये पोर्शन क्या है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से डी एक्स, ये माइनस आई इस तरफ आया तो आई प्लस आई है 2i हो जाएगा इंटू 2 अभी हमारे साथ सामने चैलेंज है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो अभी इसको चाहिए तो मैं एक स्टेप इसको पहले लिख भी देता हूँ, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने अभी तक क्या किया, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, ये जो था ये आई था, पीछे से आ गया, इक्वेशन नंबर डाल के ले लो, ये पूरा आई था, माइनस आई इस तरफ आए तो आई प्लस आई 2i हो गया, 2 इंटू ये, अभी यहाँ पर जो पाई माइनस है एक्स ये सब था तो उसमें से अभी एक्स भी गायब हो गया, ओनली पाई और साइन एक्स आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया, जरा लंबा सोल्यूशन है, टेंशन मतलब। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो गया समझो, इसका जो आंसर आएगा आई रहेगा। यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ। सब्सटीट्यूशन के लिए भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एफ एक्स डी एक्स है उसको एफ टी ऑफ डी टी कर सकते हैं। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन कैसे कर सकते हैं, देखो ये cos x है, इस cos x को अगर मैं t लेता हूँ, इफ cos x इज t, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है, और ये आ जाएगा डी टी। समझ में आ रहा है, अगर cos x को t लेते हैं तो साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी माइनस में, तो ये यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसकी जो लिमिट थी x की लिमिट क्या थी, x क्या था, व्हेन x इज 0 और व्हेन x इज पाई, व्हेन जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से देखो जब x 0 है तो t कितना होगा, cos 0 क्या था 1, और जब t की x की वैल्यू पाई है cos पाई तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू -1 चेंज हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 है एट दैट टाइम जो t वैल्यू होगी cos 0 1 होगा,
जब x की वैल्यू पाई है तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो अब देखो लिमिट आ चुकी है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2 से 2 को कट करता हूँ, i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ 0 टू पाई। जब 0 था x की वैल्यू तो t कितना आया था 1, जब 0 था तो t कितना था 1, जब पाई था तो -1, जब पाई है तो -1, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है देखो, इस पाई को मैं ले लेता हूँ बाहर, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस एक्स क्या है t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब देखो इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी यूज़ करने का। अगर समझो कि मैं ये -1 जो है ना वो छोटा होता है 1 बड़ा होता है, तो अगर जो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए -1 को नीचे और 1 को ऊपर दोनों लिमिट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैं कि ये जो 1 है ऊपर ले लेते हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू है नीचे लेते हैं। ऐसे में क्या होगा पता है ना कि जो fx है इंटीग्रेशन a टू b है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर dx है कि ये जो a टू b है b नीचे आ जाए a ऊपर चला जाए, तो ये फंक्शन में क्या होगा ये निगेटिव हो जाता है लिमिट अगर चेंज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने -1 to 1 था तो ऊपर नीचे कर दिया, जिससे क्या होगा ये माइनस जो है निगेटिव होगा, तो निगेटिव माइनस माइनस प्लस होकर ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। समझे क्यों हुआ, ये dt है, क्यों हुआ क्योंकि ये जो 1 से लेके -1 था उसको मैंने जानबूझ के नहीं बदली कर दिया, बदली किया तो निगेटिव होगा, माइनस आएगा, और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ठीक है। अब ये हो गया, अभी और वापस से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ना, यहाँ -1 से 1 है, ऐसे में याद है ना इवन ऑड चेक करते, ऑड होगा तो ये सीधा 0 हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। इवन होगा तो क्या होगा ये 2 टाइम्स आके 0 to 1 होगा। तो देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर में अगर इस t की जगह पर मैं -t रख दूँ, -t, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस -t का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो सेम ही आ रहा है ना, मतलब इवन है, सेम आ रहा है मतलब इवन है। तो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये पाई है ओके, ये इवन होने की वजह से ये क्या करूँगा -1 को 0 और यहाँ 1, और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और इवन होने की वजह से 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आया ऐसे। फिर आगे क्या करेंगे देखो i इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 2 पाई, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स t, और इसकी लिमिट हमने क्या ली है 0 से लेके यहाँ पर क्या है 1 ओके। सो i इज इक्वल टू सॉल्व कर दो फटाफट 2 पाई tan इनवर्स t, यानी tan इनवर्स t की जगह पे 1 रखना माइनस, देखो यहाँ पर री सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है कि पहले x था बाद में हमने उसको t कर दिया तो फिर x करना है, क्या नहीं, मैंने बताया ना वो भी एक प्रॉपर्टी है कि जो fx dx है वो ft dt को सेम होता है, मतलब एक बार चेंज कर दिए ना तो चेंज कर दिए, लिमिट भी मैंने चेंज करने बताया ओके। सो ये 2 पाई tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब π/4 होगा, tan इनवर्स 0 यानी 0 होगा ओके। तो ये क्या हो गया देखो i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू π/4, 2 2 पाई कैंसिल नहीं होगा, दोनों ऊपर है, पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन राइट लाइक दिस। देखो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर यूज की, मैक्सिमम प्रॉपर्टी, एक ऐसा सम था जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली। तो अब यहाँ पर आगे बताना चाहूँगा कि 4.2 के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद मिसलेनियस है और एक रिडक्शन फॉर्मूले है जो मिसलेनियस के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन वो डिलीट हो गया है, रिडक्शन फॉर्मूले नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, छोटा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड है। 4.1 जो है लिमिट एज अ सम वो डिलीट हो चुका है, 4.2 के अंदर 45 क्वेश्चंस है, 4.3 है ही नहीं ओके। 4.2 के अंदर भी मैंने जैसे क्वेश्चन है उसके टाइप्स बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, इतना अगर कर लेते हो तो ये चैप्टर पूरा आपका तैयार हो जाता है। जो प्रॉपर्टी मैंने दी है आप प्रॉपर्टी याद कर लो अच्छे से, प्रॉपर्टी के प्रूफ में अलग वीडियो में देने वाला हूँ आपको। मैथ्स थियरम सीरीज जो हमारी थी 12th की, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो बचा है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, वो मैं देने वाला हूँ, ठीक है। अभी दूसरी बात क्या है कि ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये चौथा चैप्टर है। मैथ्स 2 के 4 चैप्टर हो गए, मैथ्स 1 के 3 चैप्टर हो गए, इनका 1 शॉट लेक्चर दिया है। होप सो आपको यूजफुल हो रहा होगा, ये चैप्टर देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर चाहिए, अगर आपने पहले से पूरा चैप्टर पढ़ा था और ऐसे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, तो ये काम आएगा, पूरा आपको याद दिला देगा। गजनी जो आप बने हैं ना, पूरा आपको सब याद आ जाएगा, वॉज कल्पना ओके। तो इस तरीके से है।
अब आगे के लेक्चर्स में मैं और भी जो चैप्टर्स है उसके वन शॉट लेक्चर देने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक काफ़ी टाइम लगता है यार, इसमें पहले क्या होता है पूरे चैप्टर की समरी बनाना, थोड़ा सा मुझे भी एनालिसिस करके शॉर्ट में बताना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, कुछ अनवांटेड चीज़ें जो है वो नहीं बताना है, क्या क्या डिलीट हुआ है। तो ये सारी जो मेहनत है मेरी वो आपके लिए काम आ रही है, उतना आपको नहीं देखना पड़ेगा कि क्या डिलीट है क्या नहीं है क्या पढ़ना है। ओके, तो आप चीज़ों को शेयर करो यार, ये जो लेक्चर्स है इसको शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और खुद ज़्यादा इसको यूज़ करो। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो मैं और भी जितना हो सकता है मैक्सिमम रिवीजन कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूँगा आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।